डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मिंटू भैया वन चैनल पे। इस वीडियो में बीपीएससी 71 जो भी रिसेंट में हुआ है, इसका पीवाईक्यू पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होती है, इसके जितने भी 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट वाले 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन लॉन्ग वाले होते हैं, 2 ही क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में लिखने, परंतु जो होता है आइदर और करके होता है, तो कुल मिला के 4 प्रश्न होते हैं। तो ये 4 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में 10 15 20 मिनट में मात्र पढ़ते जाएंगे हम लोग पीवाई के, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना हो और अच्छे से रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। 71 बीपीएससी मेंस का पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन। और अभी जो है एक पॉलिटी का जितना भी पीवाईक्यू है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग ऐसे एक बाई एक करके। 71 का हो जाएगा, उसके बाद 70 69 68 ऐसे करके सभी कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे हम लोग का एक सिनॉप्सिस जो होता है, बेस जो है 100 क्वेश्चन का तैयार हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद के बीच समन्वय तथा संस्कृति का संवैधानिक महत्व बताएं। तो जो राष्ट्रवाद है वो 2 प्रकार का है। एक है संवैधानिक राष्ट्रवाद, संविधान में विश्वास रखने वाले। एक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अपने संस्कृति अपने धरोहर की वजह से जो राष्ट्रवाद है उसके प्रति जो प्रेम है। तो इन दोनों राष्ट्रवाद जो हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय किस प्रकार से आवश्यक है और जो है संवैधानिक इसका संस्कृति और संवैधानिक महत्व क्या है। तो इसको करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि जो भूमिका है उसमें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, संवैधानिक राष्ट्रवाद क्या है, ये जानना होगा। तो भारत जो है विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद के 2 अलग अलग या परस्पर विरोधी जो विचारधारा है उसके रूप में देखा जाता है। हालांकि भारतीय संदर्भ का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं, या फिर दोनों के बीच में एक गहरी समानांतर रेखा और समन्वय भी मौजूद है, जिसकी वजह से भारत आज इतना मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मौजूद है। भारतीय संविधान स्वयं भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक आधुनिक और विधि सम्मत प्रकटीकरण है। तो भारत का संविधान खुद में एक सांस्कृतिक चेतना, संस्कृति का भी संरक्षण करता है और आधुनिकता को भी बढ़ावा देता है। दोनों का एक स्पष्ट उदाहरण है। सांस्कृतिक और संवैधानिक राष्ट्रवाद में समानांतर रेखा क्या है? कि वही पूछा है ना क्वेश्चन कि दोनों के बीच में समन्वय कैसे। मेन जो है मुख्य भाग तो यही है कि ये तो हम लोग डेफिनेशन जान गए कि हाँ ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। उसके बाद इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे बनाया जा सकता है, तो आखिर इन दोनों के बीच में क्या है ऐसा जो कि एक जैसा है। इनमें समानताएं क्या हैं वो देखेंगे दोनों में, और दोनों में क्या विषमताएं हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक राष्ट्रवाद यह एक नागरिक सिविक पहचान पर आधारित होती है, जहां नागरिक एक लिखित संविधान, कानून के शासन और स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हैं। वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह साझा इतिहास, परंपरा, जीवन मूल्य, दर्शन और मासिक संस्कृति पर आधारित होती है। ये जो लोगों को भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बाध्य रखता है, बंध एक राष्ट्र के रूप में बांधता है। समन्वय और समांतर रेखाओं के बिंदु कौन कौन से पॉइंट हैं, किन किन पॉइंट पे जो है भारत संवैधानिक और भारत के लोग जो है संवैधानिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर समानता रखते हैं और किन किन पॉइंट पे ये दोनों विषमता रखते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने पश्चिमी देशों की तरह
अतीत रूप से पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ करके एक नया राष्ट्र नहीं बनाया, बल्कि भारत के प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ दिया। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रस्तावना और वसुधैव कुटुंबकम। संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व का आदर्श भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है के दर्शन का ही आधुनिक संवैधानिक स्वरूप है। जो प्रस्तावना और वसुधैव कुटुंबकम है, तो हमारी सांस्कृतिक विचारधाराओं जो वसुधैव कुटुंबकम प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसी का एक आधार स्वरूप है। वही मूल कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 के ए के एफ से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह हमारी सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यह सीधे तौर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को संवैधानिक मान्यता भी देता है। वहीं डीपीएसपी के भाग 4 में जो गांधीवादी दर्शन है उसको शामिल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा आर्टिकल 43। ग्राम पंचायतों का गठन 40, कुटीर उद्योग को बढ़ावा 43, कृषि व पशुपालन संगठन तथा गोवध निषेध आर्टिकल 48 सांस्कृतिक जड़ों के संवैधानिक संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो ग्राम पंचायत 40, कुटीर उद्योग 43, ग्राम पंचायत 40, कुटीर उद्योग 43, कृषि व पशुपालन का संगठन और गोवध निषेध 48। तो ये सारे आर्टिकल जो मिलके क्या करते हैं कि भारतीय संस्कृति को सपोर्ट करते हैं। भारत की संस्कृति था, गांधी जी ने संविधान बनने से पहले ही वो कहा था पंचायत का गठन, और कुटीर उद्योग जो पहले से चला आ रहा था भारत में एमएसएमई आर्टिकल 43 के तहत उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और कृषि और पशुपालन का संगठन भी भारत और पर्यावरण का संरक्षण जो है भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। और संविधान की मूल प्रति की कलाकृतियां का बात करें तो नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन की गई संविधान की मूल प्रति में रामायण, महाभारत, भगवान बुद्ध, महावीर, नटराज के चित्र उकेरे गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संस्कृति की समझ के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान प्रणाली है, दर्शन है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संवाहिका है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए संस्कृति के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भली भांति समझा। संविधान के अंतर्गत संस्कृत की स्थिति को निम्नलिखित मुख्य तत्वों के माध्यम से समझा जा सकता है। 8वीं अनुसूची में मान्यता। संस्कृत को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आर्टिकल 344 का एक और 351 के संदर्भ में, तो आर्टिकल 344 का एक और आर्टिकल 344 का एक और 351 के संदर्भ में, हालांकि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है, फिर भी इस अनुसूची में रखना इसके राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह भारत की भाषाई विरासत का मूल आधार भी मानी जाती है। तो ये चीज भी है कि 22 आधिकारिक भाषा में हिंदी संस्कृत को शामिल किया गया। 344 का एक और 351 जो आर्टिकल लास्ट से थोड़ा पहले है, हिंदी के विकास में संस्कृत के केंद्रीय भूमिका का ये अवधारणा प्रस्तुत करता है। संस्कृत के संवैधानिक महत्व को रेखांकित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 351 है। यह अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार वगैरह करें। फिर समासिक संस्कृति के एकीकरण का माध्यम क्या होगा? तो संविधान में समासिक संस्कृति शब्द का उपयोग बहुलवादी समाज को दर्शाने के लिए किया गया है। संस्कृत उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे द्रविड़ भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में संस्कृति के
प्रचुर शब्द के बीच एक भाषाई और सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय न्यायपालिका ने भी सांस्कृतिक और संवैधानिक महत्व को पुष्ट किया है और यह पता चलता है संतोष कुमार बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1994। संतोष कुमार बनाम मानव संसाधन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संस्कृत भाषा के बिना भारतीय संस्कृति को समझना संभव नहीं है और न्यायालय ने माना कि संस्कृत का शिक्षण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह हमारी सामाजिक संस्कृति को सहेजने का एक संवैधानिक प्रयास है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद रेल की उन दो पटरियों की तरह है जिन पर लोकतंत्र रूपी ट्रेन सरपट दौड़ रही है। संविधान हमारा आधुनिक मार्गदर्शक है, लेकिन उसकी आत्मा भारत की सदियों पुराना सांस्कृतिक चेतना से सिंचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बी सेक्शन में और 2 क्वेश्चन और बचेगा तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यों नहीं? तो संवैधानिक नैतिकता जो है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यों नहीं है? तो संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल ये बी वाला सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो संवैधानिक नैतिकता जो है और एक सेकेंड, तो इसका जो है सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवैधानिक नैतिकता, ये 71 का क्वेश्चन है, बी सेक्शन है, ठीक है। ए सेक्शन जो था क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद में कोई समानता देखा है? तो हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे हमारा प्रस्तावना है, महात्मा गांधी के आदर्श से मौलिक कर्तव्य ये चीजें प्रावधान करता है। इसके अलावा संस्कृत जो भाषा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था संतोष कुमार बनाम, तो ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी सेक्शन 2 का कि क्या संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है? तो इसको जानने के लिए पहले यहाँ पे जानेंगे कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता क्या एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है? तो आखिर नहीं है ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो क्यों नहीं है, ये तो जानना जरूरी है ना कि क्यों नहीं संवैधानिक नैतिकता जो है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिर अगला सेक्शन कह रहा है कि संवैधानिक जो नैतिकता है इस पर विकसित करने की जरूरत है। तो बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित संवैधानिक नैतिकता कौन कौन सी है, कौन कौन से मामले में देखने को मिलता है और किस प्रकार यहाँ पे विकसित करने की जरूरत है ना। देखिए किस प्रकार से यह आया मामला और उसके बाद और ज्यादा इसको डेवलप करने की जरूरत है। इस कथन के आलोक में संवैधानिक नैतिकता की आलोचनात्मक व्याख्या करिए जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जो भी इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया वहां पे इसका देखिए आलोचनात्मक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आलोचनात्मक व्याख्या दिया गया है। तो सारे सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर ये 71 खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यों नहीं है? संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल संविधान के प्रावधानों के शाब्दिक अनुपालन से नहीं है, बल्कि यह उन मूलभूत आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। तो संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य क्या है? तो यह केवल संविधान के प्रावधानों के शाब्दिक अनुपालन से नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान का सिर्फ पालन हम करें हर उसकी बात का तो वो हमारी संवैधानिक नैतिकता है, नहीं, बल्कि यह उन मूलभूत आदर्श जो हमारे संविधान में नहीं थे
जो प्रस्तावना में निहित है, जो हमारे देश की आत्मा है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है और व्यक्ति की गरिमा है। इन सब के प्रति अगर हम गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के जो है गरिमा के साथ, निष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये है जो संवैधानिक नैतिकता। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता और लैंगिक भेदभाव जैसी बुराइयां गहरे तक बैठी हुई हैं। जहां सामाजिक रूढ़ियां व्यक्ति की गरिमा से अधिक महत्व रखती हैं, वहां हर नागरिक को समान मानना और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जातिवाद है, सांप्रदायिकता है और लैंगिक भेदभाव है। तो ये सभी जो चीजें अगर बुराइयां समाज में विद्यमान है, तो वो जो है स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति से न्याय करना मुश्किल है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए नागरिक शिक्षा, संस्थागत सत्यनिष्ठा और राज्य के निरंतर प्रयास के माध्यम से ही इस नैतिकता को समाज के हर स्तर पर बोने और सोचने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित संवैधानिक नैतिकता कौन कौन सी है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया और जो है संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो हाल के वर्षों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को एक शक्तिशाली न्यायिक उपकरण के रूप में विकसित किया है। न्यायालय ने इसे सामाजिक नैतिकता या बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के प्रतिकार के रूप में इस्तेमाल किया है। तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, इनके तहत नवतेज सिंह के द्वारा आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और संविधान में जो है हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21 में। तो समलैंगिकता भी सामाजिक रूप से गलत हो सकता है, परंतु संवैधानिक रूप से नहीं। भले समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिकता को नैतिक रूप से गलत मानता हो, लेकिन संवैधानिक नैतिकता किसी भी अल्पसंख्यक समूह को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो ये था नवतेज सिंह मामला। दूसरा है सबरीमाला मंदिर मामला। तो इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, ये भी 2018 में आया था। सबरीमाला मंदिर मामला, न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जैविक आधार मासिक धर्म के 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित करना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। न्यायालय ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, 14 समानता और 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधीन रहेगा। तो सबरीमाला मंदिर केस यही था, केरल राज्य में था कि मासिक धर्म वाले महिलाओं को प्रवेश पर रोक था। इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन ने केरल सरकार में यह जजमेंट आया था, इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन। और नवतेज सिंह जो थे वो समलैंगिकता पे 2018 में। फिर जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ में व्यभिचार से संबंधित आईपीसी के धारा 497 को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोई भी कानून जो महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति मानता है, उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्तता से वंचित करता है और यह संवैधानिक नैतिकता के सीधे खिलाफ है। तो व्यभिचारी एडल्टरी से संबंधित है। इसमें कहा गया कि महिलाओं को उनको पतियों की संपत्ति नहीं मानना है। संवैधानिक नैतिकता की अगर आलोचना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का विस्तार किया है, लेकिन एक न्यायिक सिद्धांत के रूप में इसकी कई आधारों पर गंभीर आलोचना भी की जाती है। स्पष्ट परिभाषा का अभाव है कि कौन सा संवैधानिक नैतिकता है और क्या नहीं है। संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि यह एक अमूर्त और अस्पष्ट अवधारणा है, जिसका अर्थ अलग अलग न्यायाधीशों के लिए अलग अलग हो सकता है। वहीं इसको न्यायिक अतिरेक का भी खतरा माना जाता है। न्यायाधीशों को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। आलोचकों का मानना है कि अनिर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर जनता की चुनी हुई संसद के कानूनों को खारिज करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी कमजोर करता है। तो एक तरह से चूंकि इसका प्रावधान नहीं है, तो जज के जो है अलग अलग जज के अलग अलग
सोचने की उनकी विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर यह डिपेंड करता है, जिसकी वजह से न्यायिक अतिरेक हो जाता है, क्योंकि जनता जिस सांसद को चुन के भेजती है उनके कानूनों को निरस्त कर दिया जाता है, और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, सांसद लोग होते हैं, वो संस्कृति के हिसाब से जो है कानून बनाते हैं, परंतु जो न्यायालय है वो संविधान के आधार पे। तो इसको आलोचकों का कहना है या विपक्ष में इसका पक्ष होता है कि इससे न्यायिक अतिरेक हो रहा है। इसके अलावा व्यक्ति परक व्याख्या। पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जैसे न्यायविद ने चिंता व्यक्त की थी कि संवैधानिक नैतिकता कहीं न्यायाधीशों की अपनी व्यक्तिगत या उदारवादी नैतिकता का पर्याय न बन जाए। तो चूंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो के वेणुगोपाल ने इस बात पे ही चिंता जताया कि कहीं यह जो है कोई जज के व्यक्तिगत जो है और उनकी उदारवादी जो नैतिकता है वो ना बन के संवैधानिक नैतिकता रह जाए। वहीं लोकप्रिय नैतिकता और धर्म से यह टकराव का भी एक मैटर मुद्दा है। सबरीमाला जैसे मामलों में देखा गया कि जब संवैधानिक नैतिकता गहरे धार्मिक विश्वास या लोकप्रिय जनभावनाओं से सीधे टकराती है तो जमीनी स्तर पर इससे कार्यान्वयन में भारी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे न्यायालय के फैसलों की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। निष्कर्षतः डॉक्टर अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण पूरी तरह सत्य है कि संवैधानिक नैतिकता स्वतः जन्म नहीं लेती, बल्कि इसे पोषित करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभिभावक के रूप में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित कर यह सुनिश्चित किया है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले कानून बन गया और उसमें कोई एडिट या संशोधन समय के साथ नहीं हो रहा है। ये चीजें हो रही हैं। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन भी हो रहा है और न्यायिक पुनरावलोकन का अवधारणा भी है, जिसकी वजह से जीवंत दस्तावेज है और सामाजिक रूढ़ियों की आड़ में किसी के भी अधिकार और निजता के अधिकार का हनन वो आलोचना होता है। न्यायपालिका ने इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी और संयम के साथ करना चाहिए। इसे मनमाना या अलोकतांत्रिक न माना जाए। अंततः संवैधानिक नैतिकता को केवल सिर्फ न्यायालय के आदेश से नहीं थोपा जा सकता, बल्कि इसे शिक्षा, जागरूकता और परिपक्व लोकतंत्र विमर्श के माध्यम से भी जो है नागरिक के दैनिक जीवन में विकसित किया जा सकता है। इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।